13 सितंबर 2008 को रूस की राजधानी मॉस्को के शेरीमेटेवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के 8 बजे यह प्लेन उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। एरोफ्लॉट लाइंस की इस फ्लाइट 821 को मॉस्को से पाम तक का सफर तय करना है, जो तकरीबन 2 घंटे की डोमेस्टिक जर्नी होने वाली है। इस फ्लाइट के लिए बोइंग 737-505 विमान का यूज किया जा रहा है, जो एरोफ्लाइट कंपनी एरोफ्लोट नोड को बिलोंग करता है। साथ ही इस फ्लाइट को भी एरोफ्लॉट नोड ही ऑपरेट कर रही है, जो रूस की एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। यह प्लेन 16 साल पुराना है और इसने अपने सर्विस टाइम में यह 4023 फ्रेम आवर्स और 3514 टेक ऑफ लैंडिंग कंप्लीट कर चुका है। प्लेन के अंदर 82 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर समेत कुल 88 लोग सवार हैं, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। यह तकरीबन 2 घंटे की एक छोटी सी रूटीन फ्लाइट है, जिसमें पायलट को पर्म जाकर वापस मॉस्को लौटना भी है। यहाँ पायलट की बात निकली है तो इस फ्लाइट के कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यही इस कहानी के सबसे अहम पहलू और किरदार है। दरअसल इस फ्लाइट की कमांड एक बहुत ही नए और इनएक्सपीरियंस्ड पायलट कैप्टन रोडियन मिखाइलोविच मेदवेदेव के हाथों में है, जिनके पास सिर्फ 3689 घंटों का फ्लाइंग टाइम एक्सपीरियंस है और इसमें भी बोइंग 737 को इन्होंने सिर्फ 1190 घंटे फ्लाई किया हुआ है। कॉकपिट में इनका साथ देने के लिए 43 साल के फर्स्ट ऑफिसर रूस्टम राफाइलोविच अलबेर्दीन मौजूद हैं, जिनके पास 8713 घंटों का एक्सपीरियंस है। अब वैसे तो यह एक अच्छा एक्सपीरियंस नंबर है, पर दिक्कत की बात यह है कि रस्टम ने बोइंग 737 पर सिर्फ 219 घंटे ही बिताए हैं। इन सब चीजों से अनजान सभी 82 पैसेंजर्स रात के 9 बजे से पहले ही प्लेन में सवार हो चुके हैं और रिफ्यूलिंग करने के बाद प्लेन को गेट से पुशबैक किया जाता है। अब पायलट्स टैक्सीवे के जरिए प्लेन को रनवे तक ले जा रहे हैं और साथ ही टेक ऑफ क्लियरेंस की मांग कर रहे हैं। प्लेन को रनवे पर सही दिशा में अलाइन करते ही इसे टेक ऑफ का क्लियरेंस भी मिल गया है और अब पायलट उड़ान भरने के लिए प्लेन को रनवे पर दौड़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह रात 9:18 के लोकल टाइम पर अब फ्लाइट 821 अपने लक्ष्य की तरफ उड़ान भर चुकी है। प्लेन में किसी भी तरह की कोई खराबी या एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है और प्लेन बहुत ही आराम से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह फ्लाई करते हुए अब करीब 1.5 घंटा बीत चुका है और प्लेन अपने डेस्टिनेशन पम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी करीब है। इसी के चलते पायलट अब प्लेन को लैंड कराने की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। अब रात के 11:45 बजे हैं और पायलट पहली बार प्लेन को उसके क्रूजिंग एल्टीट्यूड से नीचे लेकर आते हैं। पायलट अब प्लेन को पाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 21 की तरफ ले जा रहे हैं। इसके लिए यह प्लेन को रनवे 21 के आउटर मार्कर से गुजारते हैं, जो इस रनवे पर लैंड करने की फिक्स्ड इनिशियल अप्रोच है। इस पॉइंट पर आकर कैप्टन डीएन एटीसी से कांटेक्ट करके उन्हें रनवे 21 की तरफ अपनी फाइनल अप्रोच स्टार्ट करने के बारे में बताते हैं। एटीसी इसके जवाब में बोलते हैं, ओके अंडरस्टूड, आप आगे बढ़ सकते हैं। एटीसी के इंस्ट्रक्शन पर बैक कोर्स लेने के लिए पायलट्स पूरे रनवे को पास करके अब प्लेन को दाईं तरफ घुमा रहे हैं। असल में कई बार रनवे के एक सिरे पर तो आईएलएस मौजूद होता है, लेकिन दूसरे साइड पर नहीं। ऐसे में जब किसी प्लेन को आईएलएस अप्रोच के जरिए उस रनवे के दूसरे साइड से लैंड करना होता है, तो उसके लिए वह पहले साइड पर मौजूद आईएलएस सिस्टम के सिग्नल्स का यूज ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है। इसी को बैक कोर्स कहा जाता है। फ्लाइट 821 को भी इसी अप्रोच से लैंड करना है, इसलिए पायलट प्लेन को रनवे के ऊपर से गुजारते हुए दाईं तरफ घुमाकर दूसरे साइड यानी रनवे 21 की तरफ ला रहे हैं। इसी बीच यहाँ हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, जिसके बारे में दोनों पायलट एक दूसरे को बताते हैं। यहीं पर एटीसी कैप्टन से कांटेक्ट करके उनकी पोजीशन के बारे में पूछता है और उन्हें बताता है कि प्लेन अभी फाइनल अप्रोच से 6 किलोमीटर दूर है। इसके कुछ मिनट बाद कैप्टन वापस से एटीसी को कांटेक्ट करके बताते हैं कि उन्होंने लोकलाइजर को इंसेप्ट कर लिया है और वीओआर एलओसी भी सेट है। इस समय प्लेन की कमांड फर्स्ट ऑफिसर की हाथों में है, जिन्हें बोइंग 737 को उड़ाने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप को 30 पर सेट करके कैप्टन को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में कैप्टन उनकी हेल्प करने के बजाय उन्हें यह बोलते हैं कि प्लेन तुम्हारे हाथ में है, इसे लैंड कराने के लिए तुम्हें जो करना है वह करो
कुछ पलों के बाद कैप्टन एक बार फिर से एटीसी को कांटेक्ट करके बताते हैं कि वह चौथे मार्कर की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही कैप्टन वेदर कंडीशंस के बारे में पूछते हैं। इस पर एटीसी का जवाब आता है कि बारिश में विजिबिलिटी 10 किलोमीटर की है। यहीं पर एटीसी को यह रियलाइज होता है कि फ्लाइट 821 लोकलाइजर से काफी ज्यादा दाईं तरफ फ्लाई कर रही है। अभी आपका एल्टीट्यूड 2000 फीट होना चाहिए, लेकिन यह 3000 फीट है। यह सुनकर दोनों पायलट हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब तक यही लग रहा था कि एल्टीट्यूड को कम करते हुए नीचे जा रहे हैं। एटीसी की बात सुनकर फर्स्ट ऑफिसर तुरंत प्लेन की पिच को एडजस्ट करते हैं और फिर कैप्टन एटीसी को जवाब देते हैं, यस, मैं कंफर्म करता हूं कि अब हम नीचे आ रहे हैं। हालांकि अभी भी प्लेन नीचे आने की जगह ऊपर ही जा रहा होता है, जिसका कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों में से किसी को कोई अंदाजा नहीं होता कि प्लेन क्लाइंब करते हुए 4000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। अब इस ऊंचाई से लैंडिंग करने के लिए ग्लाइड स्लोप को पकड़ना इम्पॉसिबल हो चुका है। इसलिए एटीसी पायलट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वह राइट टर्न लेकर गो अराउंड के लिए जाएं और लैंडिंग के लिए दोबारा कोशिश करें। कैप्टन इस मैसेज को बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गो अराउंड के लिए नहीं जाते, बल्कि अपनी लैंडिंग अप्रोच इसी तरह जारी रखते हैं। हम एल्टीट्यूड घटाकर 600 फीट की ऊंचाई पर आ रहे हैं। एटीसी अपनी बात को कई बार दोहराता है, फ्लाइट 821 आपकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, आप गो अराउंड के लिए जाइए। मैं फिर से दोहराता हूं और स्ट्रिक्टली कह रहा हूं कि आप अपनी फाइनल अप्रोच को रीस्टार्ट कीजिए। आप फ्लाइट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बावजूद कैप्टन एटीसी की बात को कोई तवज्जो नहीं देते और बिना ऑटो पायलट और ऑटो थ्रोटल के प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करना जारी रखते हैं। नतीजा प्लेन नीचे आने के बजाय 4200 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसके बाद यह लेफ्ट विंग की तरफ 360 डिग्री रोल होता है और कॉकपिट में बैक एंगल का अलार्म बजने लगता है। प्लेन बेकाबू होकर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। आखिर हम क्या कर रहे हैं? एटीसी बार बार प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इधर प्लेन में सिर्फ कॉकपिट ही नहीं, बल्कि पीछे पैसेंजर केबिन में भी हड़कंप मच चुका है। बेकाबू हुए प्लेन के अंदर लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को अब जाकर यह एहसास होता है कि उन्होंने क्या गड़बड़ी कर दी है, पर अब इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। इससे पहले कि पायलट इस सिचुएशन से निकलने के बारे में कुछ सोच सके, यह प्लेन पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ही एक इलाके में क्रैश होकर तेज धमाके के साथ राख के ढेर में बदल जाता है। यह क्रैश इतना जबरदस्त था कि किसी के बचने का कोई चांस ही नहीं था। प्लेन में मौजूद सभी 88 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। इस हादसे की खबर दुनिया में फैलती है और तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आता है कि इस क्रैश का प्राइमरी कॉज एयरक्राफ्ट में लगा वेस्टर्न टाइप एल्टीट्यूड इंडिकेटर था, क्योंकि इसकी वजह से दोनों पायलट्स ने अपने स्पेशल ओरिएंटेशन यानी अपनी स्थिति और गति की चेतना को खो दिया था। साथ ही मौसम भी थोड़ा खराब था, जिसके चलते इन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि यह ऊपर जा रहे हैं या नीचे। इसके अलावा वेस्टर्न टाइप की एयरक्राफ्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, इस फ्लाइट से पहले कैप्टन का पर्याप्त रेस्ट ना लेना और पुअर क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट भी इस हादसे के पीछे अहम कारण माने गए। इस सब के अलावा फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के दौरान कैप्टन की बॉडी में अल्कोहल भी पाया गया, जिससे पता चलता है कि फ्लाइट के दौरान वह नशे में थे और शायद इसीलिए उनका बिहेवियर इतना ज्यादा अजीब था। इस हादसे ने एरोफ्लड के लिए आंख खोलने का काम किया, क्योंकि इस प्लेन क्रैश के बाद एयरलाइन ने अपने पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कई अहम बदलाव किए। खास तौर से वेस्टर्न टाइप एयरक्राफ्ट उड़ाने और स्पेशियल डिसोरिएंटेशन की स्थिति को मैनेज करने के लिए खास प्रोग्राम्स बनाए गए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।